हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासरूम। तो आज मैं आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की अगली कड़ी के साथ। यहाँ तक हमने देखा था, लिविंग फॉर्म्स के बारे में जाना था, नोमेनक्लेचर के बारे में जाना था, बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में जाना था। एक एक करके हमने सभी की बातचीत की थी, जैसे स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। सातों हमने कैटेगरी डिस्कस कर लिए थे, उनका ऑर्डर देख लिया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल भी हमने डिस्कस की थी, कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली वाली। और आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, मेरे साथ बने रहेंगे, अगले 20 मिनट फोकस करेंगे। तो एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस पोर्शन से, नीट और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट सेक्शन कहलाता है ये। तो बिना समय गवाए आइए स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स। Taxonomists have developed a variety of taxonomic aids to facilitate identification, naming and classification of organisms. टैक्सोनॉमिस्ट जो थे, उन्होंने एक वैरायटी डेवलप की टैक्सोनॉमिक एड नाम से। उसमें उन्होंने क्या किया कि उस टैक्सोनॉमिक एड का आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स का उसमें किया। These studies are carried out from the actual specimens which are collected from the field and preserved as referrals in the form of herbaria, museum and in botanical gardens, zoological parks. उन्होंने मोस्टली मेन 5 तरीके का रिफरल फॉर्म्स निकाला: हर्बेरिया, म्यूज़ियम, बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क। इसमें उन्होंने टैक्सोनॉमी बनाई। टैक्सोनॉमिक ऑल्सो प्रिपेयर एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन थ्रू मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ फॉर फर्दर टैक्सोनॉमिक स्टडी। और उन्होंने इसके साथ साथ ये काम तो किया ही किया, उन्होंने 2 काम और किए कि उन्होंने मैनुअल और मोनोग्राफ भी बताए, जिससे टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ हो सके, एक बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडी हो सके स्पीशीज़ की या ऑर्गेनिजम्स जो भी है उसकी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, हर्बेरियम। हर्बेरियम इज स्टोर्ड हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट इज 16.5 इंटू 11.5 इंचज़ और 41 इंटू 29 सेंटीमीटर्स। ये जो डाटा है हर्बेरियम का, ये आता ही आता है, नीट में आता है, आ सकता है, और उसमें क्लास में भी ये टीचर आपसे पूछ सकते हैं कि आप बताइए हर्बेरियम शीट का क्या साइज हो सकता है। तो हम बता देंगे 16.5 60.5 इंटू 11.5 इंचज़। फर्दर दी शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज़ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये इन सीट का जो अरेंज्ड है वो ये बेंथम और हुकर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यही माना जाता है। हर्बेरियम सीट जो है उसमें हम जो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं वो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार लिखते हैं। These specimens along with their descriptions on herbarium sheets become a storehouse or repository for further use. The herbarium sheet also carry a label providing information about date and place of collection, English, local and botanical names, family, collector names, etc. इसमें हमें एक चीज़ याद करने की ज़रूरत है कि हर्बेरियम की जो फाइल बनती है, सीट जो होती है, उसमें क्या क्या लेबल लगते हैं। एक तो डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन लगता है, इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स लगते हैं, फैमिली,
कौन से फैमिली का फ्लावर है, लिलियेसी है या ब्रासिकेसी है, उसके हिसाब से एग्जाम्पल के लिए वो फैमिली होती है, और कलेक्टर जिसने कलेक्ट किया है उसका नाम होता है। अगर हम सबसे बड़े बोटानिकल गार्डन की बात करें तो वो है इंग्लैंड में, जिसका नाम है हर्बेरियम ऑफ रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन कहीं नहीं यहीं से ही आते हैं, कोई टफ थोड़ा ही होता है एग्जाम, बस ये हमारी मेमोरी के ऊपर है, हम कितना याद कर सकते हैं। हर्बेरियम ऑफ इंडियन बोटेनिकल गार्डन, शिवपुर, कोलकाता, बिगेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया। अगर आपसे कोई पूछे कि बिगेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया कौन सा है, तो है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, शिवपुर, कोलकाता। एस्टेब्लिश्ड बाय रॉबर्ट क्विट। ये हर्बेरियम के डायग्राम है, ये हर्बेरियम सीट होती है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। ये प्लांट का डायग्राम है, जो भी डायग्राम है, फिर यहाँ पे एक एक कर इंफॉर्मेशन, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, फैमिली, बोटेनिकल नेम एंड साइंटिफिक नेम, और यहाँ कलेक्टर नेम लिख के जमा किया जाता है। ये स्टोर हाउस ऑफ हर्बेरियम है। अगर आप जाएंगे तो यहाँ ऐसे रखे हुए मिलेंगे, आप देख सकते हैं। जिस किसी भी उसके बारे में प्रॉपर जाएंगे, फाइल निकालेंगे, उसमें हर्बेरियम सीट से देख के आप पता कर सकते हैं। ये एक मैनुअल है प्रैक्टिकल के लिए। आप 11th में फाइल वगैरह बनाएंगे तो प्रैक्टिकल के उसमें आपको अगर हर्बेरियम सीट बनाने को दी जाएगी तो आपको ऐसे करके बनाना होगा। ड्राई प्लांट्स को चिपकाना है, उसका फ्लावर चिपकाना है, यहाँ पे डेट है, कलेक्टर नेम है वगैरह, सब चीज़ यहाँ नोट आउट करके आपको जमा करनी पड़ेगी असाइनमेंट अगर आपको दिया जाता है तो। अब आते हैं, अब हमने हर्बेरियम की बात कर ली, अब आते हैं हम बोटेनिकल गार्डन्स। सेकंड नंबर बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। इसमें हम क्या करते हैं, लिविंग प्लांट्स की स्टडी के लिए हम लिविंग प्लांट्स की स्टडी के लिए हम प्रेफर करते हैं बोटेनिकल गार्डन्स में। प्लांट स्पीसीज in these garden are grown for identification purposes and each plant is labeled identicating its botanical name and its family। इसमें क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन बने होते हैं, उन गार्डन में गार्डन्स में जो पेड़ या पौधे लगे होते हैं उसमें लेबल लगाए जाते हैं प्रत्येक पेड़ के ऊपर, जो इंडिकेट करता है अपना बोटेनिकल नेम और फैमिली को। रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यों पता ही है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, इंडिया। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंडिया। ये हमारे यूपी लखनऊ का फेमस है बोटेनिकल गार्डन। NBRI इंस्टीट्यूट, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म आ जाती है NBRI की। NBRI की फुल फॉर्म आपको पता ही चल गई होगी अब तो, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। अब तीसरे नंबर पे आते हैं हम, म्यूज़ियम। बोटेनिकल गार्डन समझ में आ गया, वही लिविंग प्लांट्स का रेफरेंस के लिए हम प्रेफर करते हैं बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में कुछ नहीं होता है, पेड़ लगे होते हैं, पौधे लगे होते हैं, उनमें लेबलिंग के साथ एक बोर्ड लगा देते हैं या सीट चिपका देते हैं, उसमें लिखा होता है बोटेनिकल नेम, उसका लिखा होता है, और फैमिली लिखी होती है कौन सी फैमिली का है। और उसके साथ अगर हम सबसे बड़े बोटेनिकल गार्डन की बात करें तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन एट क्यू, इंग्लैंड। फिर अगर इंडिया में 2 बोटेनिकल गार्डन है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, इंडिया, इंडियन बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंडिया। ओल्ड नेम इज नेशनल बोटेनिकल गार्डन। हाँ, नेशनल बोटेनिकल गार्डन इसका पुराना नाम है NBRI इंस्टीट्यूट का। तीसरा नंबर, म्यूज़ियम। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सच एज स्कूल, कॉलेजेस एक्सेट्रा। अच्छा, ये होता है जो बायोलॉजिकल म्यूजियम हैं, अगर आप अपने बायो लैब में जाएंगे तो आपको क्या बोलते हैं, बायो लैब में
आपको सारे स्पेसिमेंस मिलेंगे, बड़े बड़े जार्स होंगे, उनमें उनमें इंसेक्ट होंगे और फिशेस होंगी, स्पाइडर होंगे, आर्थ्रोपोडा किंगडम के भी होंगे और कुछ प्लांट भी होंगे, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा फिशेस होंगी। तो वो क्या एक प्रकार से म्यूज़ियम की तरह ही है। तो म्यूज़ियम वहाँ स्थित होते हैं जहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, जैसे कि स्कूल है, कॉलेजेस है, या आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये बायोलॉजिकल म्यूज़ियम मिलेंगे। और बड़े स्तर पर भी बड़े बड़े म्यूज़ियम्स हैं। आगे मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, उसमें देखेंगे। म्यूज़ियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस। अब तक हमने देखा था कि हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन्स जो थे उसमें सिर्फ 2 ही आइटम थे, वो उन दोनों में ही एक ही आइटम था, वो था प्लांट। लेकिन जब ये म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में दोनों आइटम होते हैं, प्लांट भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, स्टडी के लिए हम प्लांट और एनिमल की स्टडी के लिए रेफ़र करते हैं म्यूज़ियम। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन सच एज फॉर्मेलिन। क्वेश्चन आया है भाई, याद कर लो इसको। फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में या अल्कोहल में स्पेसिमेंस रखे जाते हैं और बंद जार के अंदर प्रिजर्व किए जाते हैं प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस डाल के। लेवल प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस में ऑल्सो भी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेंस के रूप में भी इनको प्रिजर्व किया जाता है। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। तो मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है नीट में कि इन द अ बॉक्स विच इज कंटेनिंग सम specimens, the process is after collecting, killing and pinning। और 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको, जैसे इंसेक्ट दे दिया, प्लांट दे दिया, एनिमल्स दे दिया, या फिर नन ऑफ दीज दे दिया। तो आप उसमें आपको इंसेक्ट लगाना पड़ेगा। इंसेक्ट को हम कलेक्ट करते हैं, मारते हैं, उनकी पिन लगा करके उसको लेबल करते हैं। अब आते हैं लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स, मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, जैसे बर्ड है, मैमल है, उनको हम वहाँ रखते हैं और प्रिजर्व करते हैं। म्यूज़ियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू, जैसे डायनासोर्स हैं, बर्ड्स हैं, और भी हैं, उनके स्केलेटन रखे रहते हैं। अरे अपना ही ले लो ह्यूमन स्केलेटन, आपके बायोलैब में भी होगा ज़रूर, तो रखते हैं। 3 हो गए। अब चौथे नंबर पे हम आते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। हर्बेरियम पढ़ लिया हमने, उसके बाद बोटेनिकल गार्डन पढ़ लिया, म्यूज़ियम पढ़ लिया। अब चौथे नंबर पे बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है देखते हैं। द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स, सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स ही रखे जाते हैं जूलॉजिकल पार्क्स में। प्लांट्स का नाम इन्होंने नहीं लिया है। आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर के में एनिमल्स को रखा जाता है जूलॉजिकल पार्क्स में। विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट एंड बिहेवियर। अरे आप जू में तो कई बार गए होंगे, वहाँ पे शेर रहता है, चीता रहता है, एलिफेंट रहता है। तो वहाँ पे हम ह्यूमन केयर, वहाँ लोग जो होते हैं वो अपनी देखभाल में रखते हैं, उनको वहाँ खाना पीने की पूरी व्यवस्था रहती है, वहाँ अच्छे से उनकी केयर करते हैं जानवरों की। और बाहर के जो अपने लोग होते हैं, जो विजिटर्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, वो वहाँ जाते हैं, उनके बारे में सीखते हैं, एनिमल्स के बारे में, उनके फूड हैबिट्स के बारे में, बिहेवियर के बारे में। ये ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट की तरह ही जू को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे जंगल होगा वगैरह वगैरह। जैसे अपना गिर फॉरेस्ट है, टाइगर, उसमें क्या बोलते हैं, पूरी नेचुरल हैबिटेट एक प्रकार से जू ही तो है। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जूस। वही बच्चे बहुत प्रेफर करते हैं जाना हमें।
हम छोटे थे, हम भी क्या, हमारा भी मन करता था घूमने का, जिनको हम जूस कहते, बट जूलॉजिकल पार्क्स को हम जू भी कहते हैं। इंडिया हैज़ 200 जूलॉजिकल पार्क्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद करना पड़ेगा। जूलॉजिकल पार्क इंडिया में 200 हैं। इकोलॉजी चैप्टर में अभी आपको बताया जाएगा, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर में आप देखेंगे कि वहाँ जूलॉजिकल पार्क के बारे में जाना बताया जाएगा। इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में बताया जाएगा। तो वो सब यही बात है। बीइंग सुपरवाइज्ड बाय ए सेंट्रल जू अथॉरिटी, ईच बिग जूलॉजिकल पार्क ऑल्सो हैव एन एवेरी वेयर बर्ड्स आर केप्ट called aviary. A serpentium largest in Chennai, a large aquarium largest in Mumbai. सर्पेंटियम सांप वगैरह रखे जाते हैं, एक्वेरियम फिशेस वगैरह रखे जाते हैं। तो लार्जेस्ट सर्पेंटियम कहाँ पर है? चेन्नई में। और लार्जेस्ट एक्वेरियम कहाँ पर है? मुंबई में ही। और एवेरी का क्या मतलब? एवेरी का मतलब ये है कि जहाँ पर बर्ड्स का कलेक्शन किया जाता है या रहती हैं। अब अगला की के बारे में जानते हैं। 5 नंबर की 4 पढ़ ली हमने। यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल के लिए, इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हम करते हैं सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बीच में। तो द की आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग करेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। जो की होती हैं उसमें करेक्टर्स होते हैं जिनको हम कपलेट कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। इसमें क्या होता है? कपलेट्स होती हैं, और जो कपलेट्स होती हैं उनके अंदर होते हैं लीड। दीज रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। इसमें ऐसा होता है, एक अपोजिशन का आदमी होता है और एक लीडिंग होता है। उसमें अपने जो क्या बोलते हैं, सही स्टेटमेंट होता है, एक गलत स्टेटमेंट। जो सही स्टेटमेंट होता है वो दूसरे वाले को रिजेक्ट करता है। तो ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड अ लीड। प्रत्येक स्टेटमेंट जो होता है की में, उसको हम लीड कहते हैं। सेपरेट टैक्सोनॉमी कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच taxonomic category such as family, genus and species for identification purposes. Keys are generally analytical in nature. Couplet a pair of contrasting character. जैसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें क्या किया है इन्होंने? प्लांट पार्ट के बारे में डिस्कस किया है। प्लांट पार्ट है, यहाँ कपलेट है। कपलेट का मतलब वही, यहाँ अपना अपना करेक्टर्स हो रहे हैं। कार्पल उन्होंने कहा किसी प्लांट का एक पार्ट है। उन्होंने कहा क्या बोलते हैं? सिंगल ओव्यूलेटेड लीड 1, मैनी ओव्यूलेटेड लीड 2। अब उसमें देखेंगे अगर सिंगल ओव्यूलेटेड होगा तो सिंगल ओव्यूलेट माना जाएगा, मैनी ओव्यूलेटेड माना है। अब लीव्स में ऐसे ही अपोजिट लीड 1, अल्टरनेट लीड 2, ऐसे करके एक पूरा होता है। उसमें सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के आधार पर हम रखते हैं। प्रिंटेड रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे हमने 5 टैक्सोनोमियल एड्स के बारे में पढ़ लिया। अब जो प्रिंटेड रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें हम अलग से लोकलाइज्ड मेथड में पढ़ते हैं या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिसमें दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये किसी स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन करने में इस्तेमाल मतलब हेल्पफुल होते हैं। दे में इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरा। सबसे नंबर 1 फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया। एक गिवन एरिया के अंदर जितने भी प्लांट्स की डाइवर्सिटी है या जो उसमें मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स का, और उनके रहने का जो हैबिटेट है उसके हिसाब से उसमें रखते हैं, तो फ्लोरा होता है। इसमें क्या होता है? दीज प्रोवाइड द इंडेक्स स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब फ्लोरा हमने पढ़ लिया है, अब हम मैनुअल की बात करेंगे। तो मैनुअल में क्या होता है? यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। इसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन होती है मैनुअल्स में, जो कोई भी स्पीशीज अगर एक एरिया में रह रही तो उसको आइडेंटिफाई करने में और उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट मैनुअल्स में रहती है। तीसरा नंबर मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या करते हैं? कंटेंस इंफॉर्मेशन और
ऑन एनी वन टैक्सॉन लाइक फैमिली और जीनस और स्पीसीज एक्सेट्रा। कैटलॉग किसी एक टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन कैरी करता है कौन? मोनोग्राफ। सिंपल। कैटलॉग आर कंपाइलेशन ऑफ प्लांट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग नेम्स एंड क्लासिफिकेशन हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। कैटलॉग आपको पता चलेगा कि प्लांट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग नेम्स एंड क्लासिफिकेशन, किसी भी प्लांट का नेम और क्लासिफिकेशन इंक्लूड होता है किसमें? कैटलॉग में। भूलना नहीं है, याद करके चलना है। एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। तो हमने पांचों टैक्सोनॉमियल एड पढ़ लिए, फिर पेरेंटल रिकॉर्ड्स पढ़ लिए। अब हम डायग्राम देखें। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था क्या बोलते हैं म्यूज़ियम के बारे में। तो ये स्केल्टन है, डायनासोर का स्केल्टन है। वहाँ आपने पढ़ा होगा कि क्या बोलते हैं डायनासोर्स, वो स्केल्टन ऑल्सो कलेक्टेड इन म्यूज़ियम्स। तो ये अपना डायनासोर का स्केल्टन है, म्यूज़ियम है कोई सा उसमें है। ये एक्वेरियम है, फिशेस हैं, लोग देख रहे हैं यहाँ। तो ये भी एक्वेरियम है। ये चेन्नई का स्नेक पार्क है जिसे हम सरपेंटियम कहते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा सरपेंटियम कौन सा है? चेन्नई स्नेक पार्क। इसमें कलेक्टर रहते हैं। ये सांप हैं, इन सांप हैं अलग अलग तरीके के, लिखा हुआ है यहाँ डू नॉट टच। तो अलग अलग कैटेगरी के सांप रहते हैं, पॉइजनस, नॉन पॉइजनस एक्सेट्रा। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक हमारा चैप्टर पूरा क्या बोलते हैं कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ नीट के क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन हैं। एक बात याद रखिए कि क्वेश्चन जब भी लगाएं तो प्रीवियस ईयर के ही लगाएं। इधर के आलतू फालतू के क्वेश्चन का मतलब नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले आप अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई कार्लियस लाइनियस का ये 2019 का यानी पिछले साल का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, वो ये कह रहा है कि कार्लियस लाइनियस के हिसाब से उन्होंने जो मैंगो का नाम दिया था वो क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होना चाहिए, तो एम जो है वो बड़ी होनी चाहिए, यानी चारों में बड़ी है। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो स्पीसीज़ है वो स्मॉल, स्पीसीज़ का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए। आई कैपिटल स्मॉल आई है तो सभी में स्मॉल आई है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये है कि अब हम इन ऑप्शन में पहचानेंगे कौन से कि ये सही है या गलत है। अब इन्होंने साइंटिस्ट का नाम लिया कार्लियस लाइनियस, तो कार्लियस लाइनियस में हमने ये देखा था कि साइंटिस्ट का नाम आएगा जो सरनेम होगा बाद का, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल और आगे के दो वर्ड तो आई एन। तो हमारा मैंगीफेरा इंडिका लिन बी ऑप्शन हो जाएगा सही है। सिंपल क्वेश्चन, कोई हार्ड थोड़ा ही था। अब अगला देखते हैं। A list that enumerates methodically all species found in an area with brief description aiding identification। हाँ, तो ये कह रहा है कि ऐसी लिस्ट जो मैथमेटिकली ऑल स्पीसीज फाउंड, एक किसी एरिया में स्पीसीज जो फाइंड की जाती हैं उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है और इसके लिए कौन सा होता है। तो अब ये तो हमारी स्लाइड का ही क्वेश्चन है। तो ये कैटलॉग आर कंपाइलेशन ऑफ प्लांट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग नेम एंड क्लासिफिकेशन, मैनुअल्स यूजिंग एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। मैनुअल्स, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा? मैनुअल्स। Useful in providing information for identification of names of species found in identification। तो ये हो गया अपना मैनुअल।
अगला क्वेश्चन देखते हैं नीट सेकंड ईयर का 2016। द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन। डेट ऑफ कलेक्शन होती है, नेम ऑफ कलेक्टर होता है, लोकल नेम होता है, हाइट ऑफ प्लांट नहीं होता है। मैंने आपको बताया था, सॉल्व करते जाएं साथ ही साथ क्वेश्चन। अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई की कुछ दिए हुए हैं और हाउस फ्लाई का हमें बताना है क्या कॉलम ए और जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास में बताना है। तो हम देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था, एक जुगाड़ बताई थी, उसमें मैंने कहा था अगर सबसे पहले आपको जो भी आता है सिंपल सिंपल वो कर लेंगे। तो फैमिली जिसके आगे ए ई लास्ट में लगा हो तो कौन सी होगी फैमिली? मस की डी। तो यानी ए का होना चाहिए थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड। तो दो ऑप्शन बन रहे हैं, ए का थर्ड और ए का थर्ड। ये वाला तो कट जाएगा, इसमें कोई मतलब नहीं है। अब और देखते हैं। अब देखते हैं जीनस। जीनस तो दिया ही नहीं है इसमें। फैमिली हमने ढूंढ ही ली। क्लास देखते हैं। क्लास होना चाहिए इंसेक्टा। तो सी का हो गया फोर्थ। तो सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, यानी सी का फोर्थ, सी का फोर्थ। थोड़ा कंफ्यूजिंग रखते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे इसका फाइलम। फाइलम कौन सा होना चाहिए? लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द वर्ल्ड, आर्थ्रोपोडा। बच्चे को पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप गड़बड़ कर रहे हैं भाई, ऐसे कुछ नहीं होगा। डी का सेकंड, यानी ऑप्शन बन गया हमारा पहला। तो हमने इसी के साथ द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पूरा फिनिश किया है अच्छे से। कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। और अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सोच रहा हूँ अगला केमिस्ट्री पर लेके आता हूँ। और इफ़ यू like this lesson then hit the like button. Thanks for listening.